ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, बताइएगा किस तरीके की सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ पर जम्मू की सड़कों पर और वहीं एमए स्टेडियम में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से इस समय एमए स्टेडियम को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और टाइट सिक्योरिटी इस समय एमए स्टेडियम में देखने को मिल रही है, जहां पे सीआरपीएफ के जवान इस समय तैनात है, सीआरटी के जवान इस समय तैनात है। और आपको बता दें कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंची, जहां पर एमए स्टेडियम के बाहर पूरी तरीके से चेकिंग की गई। उसके बाद यानी कि एमए स्टेडियम के आसपास जो इलाके पड़ते हैं, कंपनी बाग की बात करें, वहां पर पूरी तरीके से तलाशी ली गई, हर एक वस्तु को खंगाला गया पूरी तरीके से, यानी कि प्रॉपर तरीके से चेकिंग की गई, हर एक वस्तु यानी कि छोटी से बड़ी चीज को वहां पर जो है वो खंगाला गया, जहां पर बम स्क्वाड की टीम पहुंची और पूरी तरीके से जो है वो चेकिंग की गई। फिलहाल इस समय की बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा एमए स्टेडियम में पहुंचे हैं, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू एमए स्टेडियम में पहुंचे और साथ ही साथ एसएसपी विनोद कुमार वहां पर पहुंचे हैं, डीजीपी आर एस सोरेन वहां पर पहुंचे और पूरी तरीके से जायजा लिया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा निरीक्षण कर रहे हैं किस प्रकार से अरेंजमेंट्स रहेंगी, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से रहेंगी, क्योंकि इस रैली की बात करें तो एक जन सलाब जो है वो उमड़ कर सामने आएगा और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि 1 लाख लोगों को जो है वो जुटाया जाए, क्योंकि लक्ष्य तय किया गया है, 1 लाख लोगों का लक्ष्य यहाँ पर तय किया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा हर एक जिले से लोगों को जुटाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है और इस रैली के दौरान कई सारे प्रोजेक्ट्स यानी कि 209 प्रोजेक्ट्स, जिसमें से कई 124 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसकी नींव रखी जाएगी, 85 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका उद्घाटन किया जाएगा। एम्स की बात करें तो उसका उद्घाटन होगा और उसके बाद ब्रिज, रेलवे ब्रिज की बात करें, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि आईफल टावर से भी बड़ा ब्रिज बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन होगा। और कई सारी ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सौगात में मिलेगी, जम्मू कश्मीर की आम जनता को सौगात में मिलेगी। कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो उन्हें जो है वो फ्लैट्स भी दिए जाएंगे। तो ये रैली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर भी प्रचार जो है वो किया जाएगा। तो किस तरीके से यानी कि जो योजनाएं लाई गई हैं 2014 से अब तक, जो योजनाएं लाई गई हैं उनका कितना लाभ हुआ है, बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं, उन सब की बातचीत जो है वो इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और लोग खासकर इस समय जो एजेंडा है, जो इस समय एक टास्क कहा जाए, वो बीजेपी के लीडर्स का, कार्यकर्ता का ये है कि सबसे ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हजूम जो है वो एमए स्टेडियम में लाया जाए और एक महा रैली जो है वो 20 तारीख को देखने को मिलेगी। जी शिल्पा, जिस तरीके से आपने इलेक्शंस की बात की, जहां पर 24 चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना जनाधार लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि इस रैली से और इस जम्मू कश्मीर के दौरे से विधानसभा चुनाव के भी दरवाजे खुल सकते हैं? देखिए, फिलहाल इसमें अटकने लगी जा रही है कि संभावना ये जताई जा सकती है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ असेंबली इलेक्शन चुनाव भी हो, क्योंकि लगातार आम जनता, जम्मू कश्मीर की आम जनता जो है वो ये मांग कर रही है कि जल्द से असेंबली इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर से पहले पहले असेंबली इलेक्शन जो है वो करवाए जाए, लेकिन हालांकि इसको लेकर जब सवाल किए गए भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र राणा से कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली के बाद या फिर रैली के दौरान जो है क्या वो अनाउंस करेंगे इलेक्शन को लेकर, तो कहना था कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो यानी कि डेट निर्धारित करेंगे और वो बताएंगे कि असेंबली इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल देखिए, अटकलें लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही असेंबली इलेक्शन होने की संभावना भी फिलहाल जताई जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शिल्पा। शिल्पा हमें अपडेट कर रही थी कि यहाँ पर एमए स्टेडियम में लगातार सिक्योरिटी ग्रिड को टाइटन किया गया है। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उनका जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ मुख्य सचिव अटल डुल्लो और साथ ही साथ डीजीपी आर स्वयं भी यहाँ मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा भी पूरे इलाके का निरीक्षण किया गया, जायजा लिया गया कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बम निरोधक दस्ते की बात करें, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर डॉग स्क्वाड को भी लाया जा रहा है, ताकि हर तरीके के इंतजाम सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जिस तरीके से पीर पंजाल रेंजेस की बात करें तो वहां पर लगातार टेररिज्म को लेकर कुछ खबरें जो है वो आए दिन निकलकर सामने आती रहती हैं, तो इसी हवाले से खबर आपके तक साझा करना चाहेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। वहीं पर पुंछ के एलओसी क्षेत्र चक्काबाग में पाकिस्तान के 2 ड्रोन देखे गए। वहीं पर बता दें कि ड्रोन नजर आने के बाद भारतीय सेना द्वारा फायरिंग भी की गई,
जिसके बाद कि ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा की ओर लौट गए। वहीं पर इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे कि अभी वहां पर किस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन देखने को मिल रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एरिया को कॉर्डन किया गया है, क्या कुछ सूरत हाल है अभी इस समय वहां पर। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से यहाँ पर पूरी सिचुएशन उस समय की क्या रही। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद जी, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ मंजर था उस समय जब यहाँ पर 2 ड्रोन देखने को मिले, फायरिंग की गई और ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर रवाना हो गए। शिपन, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां तक बात करें, पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की मूवमेंट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ अरसा से इस तरह की मूवमेंटें काफी नोट की गई और उस पर कार्रवाइयां भी की गई। और कल भी हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल चक्का के बाग के नजदीक 2 ड्रोन देखे गए। हालांकि फौज की तरफ से ये कहा जा रही है ड्रोन नहीं है बल्कि क्वाड कैप्टर हैं जो शादियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन पर सिर्फ कैमरे लगाए होते हैं और उनकी रेंज भी ज्यादा नहीं होती है। मगर उसके बावजूद भी इनके देखे जाने के पर इन पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद वो वापस उस तरफ लौट कर चले गए। मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह के मूवमेंट काफी अरसा से देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन के जरिए हथियार भेजे गए, ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजी जाती रही है। मगर आज जब फौज से मैंने थोड़ी देर पहले बात की है तो उनका यह मानना है क्वाड कैप्टर थे जो शादियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी रेंज ज्यादा नहीं होती है बल्कि इन पर कैमरे लगाए होते हैं, ये वो थे। मगर जिस तरह कहा जा रहा है कि ड्रोन है, फौज ने कहा इनको ड्रोन नहीं कहेंगे क्योंकि ड्रोन बड़े चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर इस तरह की मूवमेंट लगातार इन इलाकों में इससे पहले भी हमने बहुत बार देखी है। अगर बात करें इससे पहले जिस तरह कई बार ये बातें भी सामने आई कि ड्रोन के जरिए हथियार राजौरी की लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके भेजे गए, पुंछ की तरफ से भेजे गए या ड्रग्स भेजी गई है, उसको देखते हुए फौज की तरफ से पूरा इलाका चौकस रहता है हमेशा, जिसके चलते जब ये नजर आए इन पे फायरिंग की गई, उसके बाद ये लौटकर वापस अपनी तरफ चले। उसके बाद फिर खबर दोबारा सामने आई कि जहां चक्का के बाग में देखे गए, उसके बाद बलनोई इलाके में देखे गए, मेंढर के इलाके में। फौज ने यह कहा कि कहीं और इस तरह की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, सिर्फ चक्का के बाग के नजदीक देखने को मिले हैं, जहां क्वाड कैप्टर जिसको हम कहेंगे जो शादियों में इस्तेमाल होने वाले, जिनको हम ड्रोन भी कहते हैं, छोटे ड्रोन कह सकते हैं, जो सिर्फ शादियों में इस्तेमाल होते हैं, वो देखे गए थे 4 पंखों वाले। मगर ये ड्रोन नहीं था, मगर उसके बावजूद भी इन पर फायरिंग की गई, जिसके बाद ये लौटकर वापस चले गए। मगर इन इलाकों में अगर इस तरह की चीजें हरकतें देखें पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई अरसा से देखने को मिल रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां फौज पूरी तरह चौकस नजर आती है, वहीं ड्रोन के इस्तेमाल कई चीजों के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स की तस्करी की बात करें या दीगर चीजों की बात करें। मगर फौज की तरफ से इस पर जरूर फायरिंग की गई, जिसके बाद ये लौट कर वापस चला गया। मगर उसके बावजूद ही फौज इस पूरे इलाके में 24 घंटे गश्त पर देखने को मिलती है। शिपा जी, जमशीद जी, मैं जानना चाहूंगी, हालांकि ये जो ड्रोन देखे गए, अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये ड्रोन नहीं थे, ये शादियों में इस्तेमाल होने वाले कैमरास थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पूरे पीर पंजाल खित्ते को, पूरे पीर पंजाल के जो एरिया है, उन रेंजेस को कहीं ना कहीं दहलाने का काम 2023 से ही शुरू हो चुका था। अगर हम जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी को ही वहां पर जो है वो हमला देखने को मिला, जिसके बाद कि लोगों में काफी दहशत का माहौल था। वहीं पर अगर हम दिसंबर की बात करेंगे 2023 की, तब भी वहां पर काफी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार पाकिस्तान पीर पंजाल को वहां पर दहलाने का काम कर रही है। किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे? शिपन, बिल्कुल 2023 की जहां तक अगर हम बात करें कि 2023 का आगाज ही एक दुख भरी खबर से शुरू हुआ था, ढांगली से, जहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया था। उसके बाद लगातार 2023 में कई बड़े इनकाउंटर देखे और 2023 का जिस तरह आगाज हुआ उसी तरह उसका खात्मा भी देखने को मिला, क्योंकि 1 जनवरी के बाद दिसंबर में भी हमने दोबारा देखा कि एक बड़ा हमला उसके बाद दोबारा हुआ। उसके बाद पूरी तरह चौकसी लगा दी गई, एक कंपनी दोबारा फौज की यहाँ तैनात की गई और नफरी बढ़ाई गई और लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह चौकन्ना कर रहने को कहा गया और उन पे अलर्ट जारी किए गए और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि कालाकोट में जो हमला हुआ, जिसके बाद मिलिटेंट को मार गिराया गया और ये कहा गया कि पिछले 1 साल से ये राजौरी के अंदर एक्टिव था। उसके बाद जिस तरह देखें लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरह चौकस फोर्सेस नजर आ रही हैं, जहां जरा सी मूवमेंट भी नजर आती है उस पर फौरी कार्रवाई की जाती है। इसी के चलते ये ड्रोन भी देखे गए, इस पर भी कार्रवाई की गई। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि इनको ड्रोन नहीं बल्कि शादी में इस्तेमाल होने वाले छोटे ड्रोन, जिस तरह मैं बता रहा हूं, कोई कहा जा रहा है
है फौज की तरफ से, वो हैं जिनकी रेंज भी ज्यादा नहीं होती, मगर इनमें से भी कई चीजें देखी जाती हैं, कई चीजें इनमें भी इस्तेमाल की जाती हैं जिसके देखते इन पर फायरिंग की गई और उसके बाद लौट कर वापस चले गए। मगर इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले कई अरसे से लगातार देखने को मिल रही है और लगातार उनको जवाब भी इसी तरह का दिया जाता है। और ड्रोन जिस तरह मैंने कहा कि देखने को मिले, उसके बाद उनको फायरिंग हुई, वो भी वापस लौट कर चले गए। मगर उसके बाद इन इलाकों में जिस तरह ये मामूल रहता है कि सर्च ऑपरेशन की बात करें या किसी भी मूवमेंट की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह की एक्टिविटीज 24 घंटे देखने को मिलती हैं। शिपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जमशीद मलिक राजौरी पुंछ से हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया था और लगातार इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर 2 ड्रोन जो हैं वो यहाँ पर आर्मी द्वारा देखे गए, जिसके बाद कि अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की ओर से नहीं भेजे गए थे। ये जो शादियों में इस्तेमाल होने वाले जो कैमरास हैं ये वो थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार एरिया को सर्च किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर जो बम निरोधक दस्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा लगातार यहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको यहाँ पर टाइटन किया गया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर कि श्रीनगर में एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। आपको बता दें कि आगजनी का यहाँ पर वाकया पेश आया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एमएलए हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और आग लगने की इस घटना के पूरे इलाके में जो है वो हड़कंप मचता हुआ नजर आया और इस घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग जो है वो श्रीनगर से यहाँ पर पहुंचे और लगातार उनके द्वारा यहाँ पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि श्रीनगर में जो एमएलए हॉस्टल है वहां पर यह संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। क्या कुछ रीजंस है इस आग लगने के, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फैजल रियाज ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। फैजल बताइएगा क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से आग लगी, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं इसके? शिपन आपको बता दें कि जो एमएलए हॉस्टल एमए रोड पे वाक़ा है, तो वहाँ पे आज अलग सुबह आग की वारदात नमूदार हुई थी, जो कि एमएलए हॉस्टल के बाहर जो किचन है वहाँ पे वो काफी ज्यादा एरिया पे वो किचन वहाँ पे है, तो उसमें अचानक से आग लगी थी और उसके बाद ही जो फायर टेंडर्स है वो वहाँ पे पहुंचे थे और काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत के बाद है उन्होंने आग पे काबू पाया है। लेकिन जो किचन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और जो भी सामान उसमें था वो जो है खत्म हुआ है। तमाम उसके बाद ही जो फायर सर्विस के जो आला अफसरान है वहां पे पहुंचे तो उन्होंने बताया कि अभी तक हम एसरटेन कर रहे हैं कि क्या वजह हुई है आग की, लेकिन गालिबन यही बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट है वहां पे हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि विंटर में जो है जो कश्मीर में ये देखा जा रहा है कि जो आग की वारदात है उनमें इजाफा होता है, या तो जो वायरें होती है वो कमजोर हो जाती है हाई लोड की वजह से, तो उनमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसके बाद आग नमूदार होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट है वो एमएलए हॉस्टल के किचन में हुआ है, उसके बाद वहां पे आग नमूदार हुई है और जो भी सामान इस एमएलए हॉस्टल के किचन में था वो पूरी तरीके से खाकसर हो गया है। हालांकि जो कोशिश है फायर टेंडर्स की वो काफी थी, वो उन्होंने सारी गाड़ियां यहाँ पे लाई और मैंने भी काफी ज्यादा वहां पे मौजूद थे, जिसके बाद जो है आग पे काबू पाया गया है। लेकिन जो सामान वहां पे था उस पे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ताहम जो माली नुकसान है वो तो हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती की बात है किसी तरह का कोई जानी नुकसान वहां पे नहीं हुआ है। जो भी वहां पे लोग रहते थे या उसमें काम कर रहे थे वो सारे के सारे सेफ है। जी शिपन। फैजल, यहाँ पर ये जानना बेहद आवश्यक है क्योंकि जिस तरीके से आपने भी ये मेंशन किया कि सर्दियों का आगाज जैसे ही होता है वैसे ही यहाँ पर आगजनी की घटनाएं जो है वो ज्यादा हो जाती हैं। जिस तरीके से हाउस बोट्स में भी आगजनी के वाकया जो है वो पेश आते हैं लोगों के घरों में, अब जो है वो एमएलए हॉस्टल में यहाँ पर आग लगी है, तो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर प्रयास करिए लोगों को अवेयर किया जाए और इन आगजनी की घटनाओं से बचा जा सके? देखिए इसके लिए ऑलरेडी एक महकमा रखा है गवर्नमेंट ने, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, जो लगातार इसके हवाले से वर्कशॉप्स करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि आपको विंटर में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी है, अगर आप हीटिंग गैजेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको किस तरीके से करना है। और खासकर आप देखिए जो मेन रीजन रहते हैं श्रीनगर में आग की, वो एक तो कंजेशन रहता है, जब एक मकान में लगती है या एक हाउस बोट में लगती है वो फिर जल्दी ही बाकी जगहों पे फैल जाती है, क्योंकि जो कंजेशन है वो काफी ज्यादा श्रीनगर में है। और जहां तक आप शॉर्ट सर्किट का ताल्लुक है तो आपको जिस तरीके से मैंने पहले कहा
पावर की कमी रहती है और सारे लोग जो है हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं, गीजर का इस्तेमाल करते हैं और वो लोड जो है घर की वायरें ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो फट जाती है और उसके बाद शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग नमोदर होती है। तो इसके लिए भी लगातार जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती है कि आप अनअटेंडेड जो है हीटिंग सिस्टम ना रखें, जब आप इस्तेमाल करें तो उसके बाद ही बंद जो अपना हीटिंग गैजेट होगा वो बंद करें। बड़ी जुडिशियसली जो आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी वायरस पे लोड ना पड़े, जिसके बाद आग नमोदर होती है। वही जो जितने भी जो है अगर आपका इंस्पेक्शन नहीं होता है आपके मकान का, आप अपने मकान का इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराए, आप टाइम टू टाइम अपनी वायरें जो है वो चेंज कीजिए। आपकी एचटीज हो, एलटीज हो या बाकी जो सप्लाई लाइन आपको घर को जाती है वो आप टाइम टू टाइम चेंज कीजिए ताकि वो आगे जाके आग नमोदर ना हो। और उसके साथ जो बड़ा अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है विंटर्स में वो रहता है हीटिंग गैजेट को अनअटेंडेड लोग छोड़ देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर बंद नहीं करते, उसको वहीं पे छोड़ जाते हैं और जैसे ही वो किसी कपड़े पे लग जाता है या किसी चीज पे लग जाता है वहां से आग नमोदर होती है और उसके बाद काफी ज्यादा जो है नुकसान वहां पे होता है। तो लगातार सरकार की तरफ से अवेयरनेस है, फायर सेफ्टी वीक्स का इनेकाद होता है, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लोगों को समझाया जाता है कि किस तरीके से आप आग नमोदर होने से बच सकते हो। तो कहीं ना कहीं कोशिश सरकार की भी रहती है, लेकिन यहाँ पे लोगों की भी लापरवाही रहती है कि वो इतना सब कुछ सरकार की तरफ करने के बाद भी वो फिर भी लापरवाही करते हैं, जिसके बाद उनको काफी ज्यादा नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फैजल हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर श्रीनगर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी कि यहाँ पर एमएलए जो हॉस्टल है वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग चुकी है और इस आग की घटना का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। वहां पर जो एमएलए हॉस्टल में जो किचन थी वो जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर एक फॉर्चुनेट यहाँ पर ये रही चीज कि किसी भी तरह का जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि माली नुकसान यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन जानी नुकसान यहाँ पर कोई भी नहीं देखने को मिला। कठुआ की ओर रवाना होंगे, कठुआ की बात करेंगे। कठुआ की बनी सब डिवीजन में स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की हालत बद से बदतर बनी हुई है। बता दें कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में व्हील स्ट्रेचर की सुविधा तो नहीं है और वहीं पर मरीजों को उठाकर भीतर लाने वाले जो स्ट्रेचर हैं उनकी भी अवस्था जो है वो फटे हाल है। बता दें कि मरीजों को इन्हीं कटे फटे स्ट्रेचर्स पर बमुश्किल उठाकर इमरजेंसी तक पहुंचाया जाता है और इस अवस्था पर और जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता हम तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ रीजंस है कि पेशेंट्स को, तीमारदारों को इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव बताएगा जिस तरीके से बनी सब डिवीजन में यहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है यहाँ पर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाता है, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम कहीं ना कहीं नहीं किया जाता। बिल्कुल शिफर, मैं यहाँ पे बनी जो सब डिवीजन है कठुआ जिले का, जो एक पहाड़ी इलाका है और दूर दराज का इलाका है, तो वहाँ पर जो अस्पताल है, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है CSC के नाम से, वहाँ पर जो सुविधाओं का टोटा चल रहा है उसकी जो जिंदा जो सामने तस्वीर है, ताजा तस्वीर जो है वो सामने है कि अगर एक दिन पहले ही एक यहाँ पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 लोग इंजर्ड हुए, उनको अस्पताल जब लाया गया तो एम्बुलेंस से जब उतारने लगे तो ये जो स्ट्रक्चर था वहाँ का वो बिल्कुल फटा हुआ था। ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखते जा रहा है कि बिल्कुल फटे हुए स्ट्रेचर पर एक जो इंजर्ड मरीज है उसको लेके जाया जा रहा है इलाज के लिए। तो इससे स्थानीय लोगों में काफी बवाल मच गया है, काफी चर्चा का विषय बन गया है और ये बनी का अस्पताल काफी सुर्खियों में आ गया है अपनी कार्य प्रणाली के चलते, क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सबसे बड़ा अस्पताल यही है। कम से कम 1 लाख की आबादी जो है इस अस्पताल पर निर्भर है और यहाँ के पर एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर 18 जो डॉक्टर हैं जिनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, उनकी सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन मात्र 4 डॉक्टरों के सहारे ये चल रहा है। कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। इवन के गायनिक जो महिला रोग विशेषज्ञ जो होता है वो भी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, और अल्ट्रासाउंड की मशीन भी डिफंक्ट पड़ी हुई है। साथ में एक वेंटिलेटर है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है टेक्नीशियन, तो जिसके चलते मरीजों को काफी यहाँ पे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस बात को लेकर स्थानीय जो नेता हैं, जो लोगों के मुद्दे उठाते हैं हर जगह, उनका साफ तौर पर कहना है कि बनी का अस्पताल जो है एक रेफरल अस्पताल बन गया है और इतनी दूर दराज का इलाका है जहाँ से कठुआ जिला 150 से 250 किलोमीटर की दूरी पर है
बीच रात पहाड़ी रास्ता है। अगर किसी मरीज को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त होगा, तो वो उसकी बीच रास्ते में ही मौत हो जाती है। ऐसे मामले कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रशासन जो है उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं लोगों के लिए, लेकिन बड़ी अस्पताल को देखकर लगता है कि जो योजनाएं मात्र कागजों में ही है। धरातल पर लोग रंजीव, क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया है? इस केंद्र की सूरत हाल देखी गई है क्या? लोगों की जो परेशानी है, क्या उनकी आवाज उन तक पहुंची है अभी तक या नहीं? बिल्कुल, जब ये चर्चा बनी इस खबर के बाद, इस खराब जो फटा हुआ स्ट्रक्चर के बाद, जो स्थानीय बनी के जो एसडीएम है ग्यासु हक, जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है यहाँ पर, हमारी खबर के बाद ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि यहाँ पर अधिकारी जो ट्रांसफर होकर आते हैं वो ज्वाइन ही नहीं करते ड्यूटी, और ज्यादातर वो शहरों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि काफी दूर दराज का इलाका है। उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और इस खबर को लेकर अस्पताल के प्रशासन से पूरा ब्यौरा मांगा, और पता चला कि जो फटे हुए स्ट्रेचर हैं ये रखे हुए हैं। इसको लेकर जब हमने सीएमओ कठुआ से बात की तो उनका कहना था कि ये सारे बदल दिए जाएंगे, और साथ में डॉक्टरों की कमी की बात की तो उनका कहना है कि जिले में 160 सैंक्शन पोस्टें हैं डॉक्टरों की, जिनमें से उनके पास मात्र 59 ही हैं। तो जिसके कारण ये बनी जैसा दूर दराज का इलाका और यहाँ का अस्पताल काफी दयनीय स्थिति में है। लोगों में काफी इसको लेकर काफी रोष है प्रशासन के खिलाफ कि अगर एक तरफ सरकार दावे करती है कि हर जगह पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लोगों को दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर एक मात्र रेफरल अस्पताल ही लोगों को नजर आता है, जिसको लेकर लोगों ने रंजीव जी, जिस तरीके से अभी अगर मॉडर्न जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर लोगों का रहन सहन, खाने पीने का ढंग जो है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसको लाइफस्टाइल कहेंगे तो लाइफस्टाइल बदल रहा है, वहीं पर मरीजों की संख्या में इजाफा नजर आ रहा है। तो किस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए कि ताकि इस तरीके की घटनाएं या फिर तीमारदारों को या फिर पेशेंट्स को कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े? रंजीव, बिल्कुल शिवन, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यहाँ पर जो बदलते परिवेश में जो हमारा देश अभी आगे बढ़ रहा है उसके चलते लोगों की सोच भी काफी बढ़ रही है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जहाँ सुविधाओं के नाम पर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस तरह के दूर दराज के इलाके में अगर देखा जाए तो वहाँ पर वही पुराना 30-40 साल पुराना है सिस्टम ही नजर आता है, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, एक बड़ी बात जो इस पीछे जो सीएचसी को लेकर मैं बताऊं कि जहाँ पर सरकार के साथ साथ यहाँ पर जो एनएचपीसी है जो जिसका प्रोजेक्ट है उसकी तरफ से भी स्पेशल फंडिंग इस अस्पताल को दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सुविधाओं का टोटा जो है वो बना रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, जहां पर रंजीव मेहता जो है वो हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम बनी बसोली की बात करें तो काफी दूर दराज का इलाका देखने को मिलता है, वहां पर सब डिवीजन में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हालत जो है वो बेहद खराब नजर आ रहे हैं। तो चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।